एक भी अस्पताल या एक भी वार्ड, एक भी बेड इनका ऐसा नहीं है जिसपे कोरोना बीमारी से संक्रमित आदमी उसमें भर्ती है। इन्होंने अपने अस्पतालों पे ताला लगा दिया कि भैया हम इस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे। और आपके चैनल पर आकर क्या बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इन अस्पतालों को ले लें, अरविंद केजरीवाल जी चलाएं। भाई नगर निगम में जनता ने आपको चुन के वोट दिया, आपके अस्पताल है, 3500 बेड आप चलाते हैं, अब अरविंद केजरीवाल जी आपके अस्पताल चलाएंगे। दिल्ली सरकार ने अपनी व्यवस्था बनाई है और भी बनाएंगे। केंद्र सरकार का क्या योगदान रहेगा? केंद्र सरकार के 11,000 कमरे हैं और 11,000 बेड हैं, उसमें से केवल और केवल 800 बेड कोविड का इलाज कर रहे हैं। नगर निगम में इनकी सरकार है, 3500 बेड है, एक भी बेड 3500 में से कोविड का इलाज नहीं कर रहा है। तो केंद्र सरकार का कोई योगदान नजर नहीं आ रहा है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि 2 लाख बेड की व्यवस्था बनाने का जो फैसला आप लोगों ने लिया है उस पर आप पहुंचेंगे कैसे? केंद्र क्या मदद कर रहा है दिल्ली को इस स्थिति से उबारने के लिए? 11 मार्च को हिंदूराव हॉस्पिटल, जो कि एमसीडी का सबसे बड़ा अस्पताल है, उन्होंने अपना पूरा एक विंग कोविड को डेडिकेट कर दिया। डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं, डेडिकेटेड टीम्स हैं, डेडिकेटेड बेड्स हैं। वहाँ मरीज भी भर्ती हो रहे हैं, आईसीयू फैसिलिटी भी है। कितने मरीज भर्ती हैं सर वहाँ? मैं अभी संख्या नहीं जानता हूँ कितने मरीज भर्ती। राघव चड्ढा आप बताइए। एक सेकंड मैं बता राघव चड्ढा ये बताइए, वो कह रहे हैं एमसीडी के हॉस्पिटल्स ने कहा आप हमारे यहाँ से सुविधाएं ले लीजिए, बेड्स ले लीजिए, आपने कितने लिए? पहली चीज तो ये है कि मैं चुनौती देता हूँ मेरे मित्र जो भी ठीक होकर आए और मैं उनकी अच्छी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। संबित जी ये बता दें, एक अस्पताल एमसीडी का जिसमें एक भी व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित होकर भर्ती है, एक भी, 3500 बेड हैं नगर निगम के अस्पतालों के पास पूरी दिल्ली में। निर्वाचित सरकार कह रही है कि देखिए बाकी सरकारें क्या कर रही है, हम तो हाथ खड़े कर रहे हैं, अब एमसीडी चलाए दिल्ली को, अब एम्स चलाए दिल्ली को। ठीक है, मैंने आपके पेशेंट भर्ती है संबित जी, बहस खत्म हो जाएगी। सुशांत भाई, मैं यहाँ बिल्कुल चिल्लाने नहीं बैठा हूँ। संबित जी वो ये कह रहे हैं, आप आंकड़े बता दीजिए, वो नहीं काउंटर क्वेश्चन करेंगे। आप क्यों कह रहे हैं कि दूसरों को ट्रीटमेंट नहीं करेंगे? सवाल नगर निगम के अस्पतालों में कितने लोग भर्ती? ये इतना सरल सवाल मैं भी आपके बीच में बोल सकता हूँ। कोई मुश्किल सवाल अच्छे नहीं है, इसलिए आप ये चिल्ला चोट मचाए हुए हैं। एक एमसीडी और केंद्र के हॉस्पिटल है सर। संबित जी एक मिनट, मैं बस एक क्लैरिटी दे रहा हूँ। देखिए राघव चड्ढा से मैंने पूछा दिल्ली सरकार क्या कर रही है, अभी और सवाल है उनसे पूछूंगा। एक सवाल ये था कि केंद्र क्या मदद कर रहा है दिल्ली के लोगों की, केंद्र के हॉस्पिटल और एमसीडी के हॉस्पिटल्स में, इसका स्पष्ट जवाब चाहिए सर। हम और आप डिबेट से भटक रहे हैं। डिबेट का मुद्दा क्या है सुशांत जी? अगर एमसीडी पे जाए तो डिबेट से भटक रहे हैं। एक सेकंड, आप बताइए। ये देखिए एक बड़ी चतुराई से ये भाई, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलूंगा। कितनी बढ़िया बात है, आपने 5 बार बड़ी बेबाकी से मेरे मित्र से सवाल पूछा कि नगर निगम के कितने 3500 बेड में से कितने बेड पे कोविड के मरीजों का इलाज हो रहा है। मेरे मित्र आपको जवाब नहीं दे पाए। मैं यही एक्सपोज करना चाह रहा कि ना नगर निगम और ना केंद्र सरकार किसी प्रकार का योगदान दे रहा है। इन्होंने कहा कि एम्स टर्शरी केयर करता है, बड़ी बड़ी सर्जरी करता है, सही कहा, मैं सहमत हूं संबित जी के साथ। लेकिन उसी हिसाब से एलएनजेपी अस्पताल, जीटीबी अस्पताल, राजीव गांधी अस्पताल, ये 3 बड़े अस्पताल दिल्ली सरकार के इन्हीं प्रकार की न्यूरो सर्जरी से लेकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट से लेकर ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। लेकिन आज वो सारे अस्पताल जनता की सेवा में लगे हुए हैं, केवल कोविड-19 का इलाज कर रहे हैं। कर्नाटक की सरकार ने 1.5 महीने पहले एक ऑर्डर जारी करा और कहा कि केरल से कोई भी व्यक्ति कर्नाटक नहीं आएगा इलाज कराने के लिए, और बकायदा बेंगलुरु के हर अस्पताल को लिखकर कहा कि केरल से आने वाले किसी व्यक्ति का आप इलाज नहीं करेंगे। तब कहां चला गया था इनका संविधान? तब कहां चला गया था भेदभाव? जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार करे तो वो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मैं ये आपको कहना चाहता हूं बड़े स्पष्ट तौर पे, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है, ये आपातकाल की परिस्थितियां हैं, जहां एक समय दिल्ली में 70% बाहर से लोगों का आकर इलाज होता था। आज वो स्थिति नहीं है। आज दिल्ली वालों को भी जरूरत है और दिल्ली में किसी को बेड नहीं मिलता तो उसके कौन जिम्मेदार होगा? राघव सर आखिरी पॉइंट सुन लीजिए, फिर मैं आपको एक पॉइंट दे दीजिए आखिरी। एक इन्होंने संबित जी ने उदाहरण दिया कि एक वो बूढ़ी महिला 70 साल की जो बाहर से आकर दिल्ली में आई है, एक हफ्ता पहले उसकी तबियत खराब हो गई है, वो क्या पहले अपने कागज देखेगी या कहां जाएगी? अरे भाई वो किसी भी अस्पताल में जाएगी, इमरजेंसी वार्ड होता है हर अस्पताल में, इमरजेंसी में उसका इलाज होगा, उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया जाएगा और फिर जब उसकी हालत ठीक हो जाएगी तो उसको डेजिग्नेटेड अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। इतना अमानवीय कोई नहीं होता है। हर संबित भाई आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक सवाल मैं राघव चड्ढा से पूछ लूं कि आपने कहा नहीं, संबित भाई आप कह रहे हैं आप मिलकर कर रहे हैं, धन्यवाद आपका, मिलकर होगा, और जब जिम्मेदारी होगी कि सड़क पर लोग मर रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल का हो जाएगा। जब मिलकर कर रहे हैं तो जिम्मेदारी आप पर भी आएगी ना।
नहीं, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे दिल्ली में एमसीडी की सरकार है, केंद्र की सरकार है। आप पहले डिसाइड कर लीजिए दिल्ली में सरकार किसकी है। नहीं, मैं तो उनको कह रहा हूं सर, मैं उनसे पूछ रहा हूं, पर आप भी तो देखेंगे ना सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पूछेंगे, दिल्ली के लोग मर रहे हैं तो छोड़ देंगे। दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। केंद्र ने गाइडलाइन जारी की और बोला अगर आप अपने यहां मानते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं तो इससे कम खोलिए। दिल्ली ने सब खोल दिया। अब आप कह रहे हैं केंद्र पर से सवाल पूछा जाए। पहली बात तो ये भ्रम में जो लोग फंसाते हैं लोगों को कि सब खोल दिया। कोई सब नहीं खोला। इतनी चीजें बंद करी हुई हैं, होटल्स बंद करे हैं, बैंक्वेट हॉल बंद करे हैं, मेट्रो बंद करी हुई है, सारी चीजें बंद करी हुई हैं। लेकिन क्योंकि ये परपेचुअल लॉकडाउन नहीं हो सकता, लॉकडाउन अंतहीन नहीं हो सकता, इसी के चलते जान भी रहे और जीविका भी रहे, लाइफ भी रहे, लाइवलीहुड भी रहे, आर्थिक चक्का भी चले और लोगों की जानें भी सुरक्षित रहे, उसके हित में एक फैसला लिया गया कि लोग अगर मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी बनाएं, तो हम थोड़ा बहुत धीरे धीरे सावधानी से खोल सकते हैं। आज इसी विषय पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, लेकिन चर्चा उस व्यक्ति से होगी जो व्यक्ति इस बात को स्वीकारे तो सही कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में आ गए हैं। ठीक है संबित पात्रा, अगर दिल्ली कम्युनिटी स्प्रेड की हालत में है तो मैं पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, ये आप बोलेंगे तो ये एक बड़ा झूठ होगा, ये सच से मुंह मोड़ने जैसा होगा। तो मेरा सवाल था कि आपने कम्युनिटी स्प्रेड है ये जानते हुए दिल्ली को क्यों खोल दिया? दो सरल जवाब है। पहला जवाब तो यह है कि दिल्ली को कितना खोला जाए या नहीं खोला जाए, ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसकी कल बैठक हुई थी वो डिसाइड करती है। और उस बैठक में हमारे प्रतिनिधि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बात रखी कि क्या हम कम्युनिटी स्प्रेड पर आ गए हैं, इसका संज्ञान लिया जाए और उसके हिसाब से फैसले लिए जाएं। क्या दिल्ली में फिर कुछ बंद करने की जरूरत है या कुछ और खोलने की आवश्यकता है, उसमें विस्तार से चर्चा हो। आपको जान के चंबा होगा कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि जो उस बैठक में बैठे थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि दिल्ली के अंदर कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी तक दिल्ली में नहीं शुरू हुआ है। मैं पूछना चाहूंगा कि किस चीज का इंतजार कर रही है केंद्र सरकार? क्या दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है? इतने हजारों लोगों को संक्रमित हो गया है।